नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी और ममता बनर्जी के पीएम को लिखे पत्र की। बात करेंगे हेमंत सोरेन के पीएम पर तंज की, जानेंगे कि असम में मुख्यमंत्री पद को लेकर क्यों छिड़ा है घमासान, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की नीतियों से कैसे बढ़ रही है गरीबी। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश, कहा टीके की दूसरी डोज लेने वाले लोगों को दें प्राथमिकता। केंद्र सरकार से मिलने वाली वैक्सीन को 70-30 के अनुपात में दूसरे और पहले डोज के लिए करें इस्तेमाल। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी पेशी। इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। यूपी जिला पंचायत चुनाव जीतने वालों को विधानसभा का टिकट देगी आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव की मॉक ड्रिल माना जा रहा जिला पंचायत का चुनाव। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 257 अंकों की बढ़त के साथ 49,207 पर हुआ बंद। निफ्टी 99 अंकों की बढ़त के साथ 14,824 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। महामारी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार की तैयारियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार को सुझाव देते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ डिजिटल बैठक की और केंद्र सरकार को सुझाव दिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी। तो अपनी चिट्ठी में क्या लिखा राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। देश में महामारी की दूसरी लहर आएगी, इसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों से लेकर तमाम वैज्ञानिक सरकार को तैयार रहने के लिए कह रहे थे। लेकिन मोदी सरकार संक्रमण की पहली लहर से निकलने की तथा कथित सफलता में इस कदर डूब गई थी कि उसने किसी चेतावनी की परवाह नहीं की। और अब जब हालात खराब हो गए हैं तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अस्पतालों में न तो बेड है, न ऑक्सीजन, दवाइयों की भी किल्लत दिखाई दे रही, जिसे लेकर कांग्रेस के तमाम नेता सरकार को सुझाव दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार चिट्ठी लिखकर सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन चिट्ठियों को अनदेखा कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने देश की स्थिति पर चिंता जताते हुए फिर एक बार चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि महामारी के सभी स्वरूपों का वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाने के साथ ही पूरी दुनिया को इस बारे में अवगत कराया जाए तथा सभी भारतीय नागरिकों को जल्द टीका लगाया जाए। सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हो गया और ऐसे में गरीबों को तत्काल आर्थिक मदद दी जाए ताकि उन्हें पिछले साल की तरह पीड़ा से ना गुजरना पड़े। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए लिखा कि केंद्र सरकार के पास संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। भारत सरकार की विफलता के कारण आज राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन अपरिहार्य लगता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार को पिछले साल ही चेताया था कि देश में महामारी फैलने वाली है, लेकिन तब से लेकर अब तक राहुल गांधी की चिट्ठियों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी अपना कर्तव्य समझकर सरकार को चेताने का निरंतर प्रयास करते रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार महामारी को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। देश मुसीबत में है, हर आदमी मदद मांग रहा है। राज्य सरकारों की भी सांस फूल रही है और वो केंद्र से ऑक्सीजन मांग रहे हैं, क्योंकि संक्रमण की चपेट में आने वाले कई लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। राज्यों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र जरूरत के अनुसार इसकी सप्लाई नहीं कर रहा, जिसे लेकर ममता ने केंद्र पर दोषारोपण करते हुए पत्र लिखा है। तो क्या लिखा है ममता ने अपने पत्र में, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद भी बीजेपी और टीएमसी के बीच तल्खी मिट नहीं पा रही है। चुनावों के बाद बीजेपी नेताओं के लगातार दौरों को संक्रमण फैलाने का बड़ा कारण बताते हुए ममता बनर्जी ने अब बंगाल के बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए संक्रमण की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया है। केंद्र के मंत्रियों को भी इससे छूट नहीं दी गई है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि इस समय उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना और संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को सही इलाज मिले, इस पर सरकार का ध्यान है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ममता बनर्जी ने अब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। ममता ने अपने पत्र में लिखा कि पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बंगाल में संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बीते 24 घंटे में ऑक्सीजन की 470 मीट्रिक टन की खपत हुई। अगले 7 से 8 दिन बाद इसकी मांग 570 मीट्रिक टन हो सकती है। ममता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। बंगाल में 560 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जबकि हमें काफी कम ऑक्सीजन मिल रही है। बंगाल को तुरंत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए। सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए आवंटन 308 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य को अब हर दिन 550 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ममता ने ऑक्सीजन की गुहार लगाते हुए लिखा है कि अगर
मेडिकल ऑक्सीजन की मांग के अनुसार आवंटन नहीं किया गया तो इससे न सिर्फ इसकी सप्लाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा बल्कि मरीजों की जान भी जा सकती है। ममता का कहना है कि बंगाल का कोटा दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है। वैसे आज सभी राज्यों को ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है। झारखंड में इस समय हालात कुछ ज्यादा ही खराब दिख रहे हैं। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से फोन पर बात की, लेकिन बातचीत के बाद हेमंत सोरेन ने इसे लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। तो क्या कहा है झारखंड के सीएम ने, देखिए रिपोर्ट। देश में फैली महामारी की स्थिति जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फोन कॉल और बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में क्या बात हो रही है, कोई समाधान ढूंढा जा रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन के उभरा। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर से पर्दा उठा दिया है। दरअसल झारखंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की। फोन पर हुई बातचीत के कुछ घंटों के बाद सीएम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी ही नहीं। बातचीत किसी अकेले व्यक्ति के लंबे भाषण जैसी थी। हालांकि बातचीत के बारे में विस्तार से तो नहीं पता चल पाया, पर सीएम सोरेन ने रात को ट्वीट करके लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता कि अगर वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। इस ट्वीट की भाषा में झारखंड के मुख्यमंत्री का गुस्सा महसूस किया जा सकता है। आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 141 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 3346 हो गई। केंद्र ने 3 मई 2021 को देश भर में 581 जन स्वास्थ्य केंद्रों पर एडिशनल प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का फैसला लिया था, ताकि आसानी से अलग अलग जगह ऑक्सीजन मिल सके। सूत्रों ने बताया कि झारखंड इस लिस्ट में नहीं था। दरअसल सोरेन पिछले कुछ वक्त से प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तौर तरीके और रणनीतियों को लेकर आलोचनात्मक रहे हैं। शायद यही वजह है कि केंद्र की घोषणाओं में झारखंड की अनदेखी की गई। इसके बाद हेमंत सोरेन का प्रधानमंत्री के प्रति गुस्सा जाहिर करना लाजमी है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के फोन कॉल की पोल खुलने के बाद प्रधानमंत्री इस पर क्या सफाई देते हैं। देश मुश्किल में है। केंद्र सरकार फैसला नहीं कर पा रहा कि कैसे इस मुसीबत से बचा जाए। मुसीबत बीजेपी के सामने भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उसने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके हिस्से हार आई। असम में वो अपनी सरकार तो बचा ले गई, लेकिन मुसीबत अभी भी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है। पार्टी में बगावत की स्थिति दिख रही है और इसी के डर से बीजेपी 5 दिन बाद भी ये तय नहीं कर पाई है कि किसे सीएम बनाए। देखते हैं इस खबर में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 2 राज्यों में ही जीत हासिल हुई, जबकि 3 राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा। जिन राज्यों में बीजेपी ने अपनी लाज बचाई है उसमें असम भी है, लेकिन ये जीत भी उसके लिए फीकी साबित हो रही है, क्योंकि सीएम पद को लेकर पार्टी में ऐसा बवाल छिड़ गया है कि अब तक फैसला ही नहीं हो पाया है। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री पद की गुत्थी सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस मीटिंग में इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय ली गई। बैठक में संघ ने सोनोवाल को एक और मौका देने का सुझाव दिया, जबकि राज्य में पार्टी के दोनों सहयोगी यूपीपीएल और असम गण परिषद हेमंत बिस्वा शर्मा को नए सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां शाह के आवास पर मौजूद थे, वहीं प्रधानमंत्री सहित बोर्ड के कई सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। बैठक में सभी पक्षों की राय ली गई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम पद को लेकर चर्चा हुई हो। इससे पहले भी नतीजे आने के बाद पार्टी में सीएम पद के सवाल पर मंथन हुआ, बावजूद इसके किसी नाम पर मोहर नहीं लग पाई। यानी सीएम पद पर यह संशय पार्टी में मनमुटाव के संकेत दे रहा है। असम का नया सीएम कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी के आला कमान को लेना है। वहीं सेंट्रल विस्टा के काम पर फैसला देश की कोर्ट को लेना है। दरअसल देश में महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या रोज नया रिकॉर्ड बना रही है, जहां सब कुछ बंद हो रहा है, लेकिन सेंट्रल विस्टा जिसके अंतर्गत देश की नई संसद का निर्माण हो रहा है, उसका काम चल रहा है। सरकार का दावा है कि ये तय समय यानी 2022 में बनकर तैयार हो जाएगी। इसे लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। दुकान बंद, बाजार बंद, स्कूल कॉलेज बंद, निर्माण कार्य बंद, होटल उद्योग सब बंद। दिल्ली में लॉकडाउन लगा है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट मिली है। जहां सब कुछ बंद है वहां सेंट्रल विस्टा का काम अपनी ही गति से चल रहा है, जैसे इसे भी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर लिया गया है। सरकार के फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। जब दिल्ली में संक्रमण की लहर आई हुई हो, ऐसे दौर में मजदूरों की जिंदगी बेहद मुश्किल में है। केंद्र सरकार चाहती तो कुछ दिनों के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक सकती थी। मोदी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्माण रोकने की मांग की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि जब देश में स्वास्थ्य मुसीबत चल रही है, ऐसे में निर्माण कार्य कैसे चल सकता है।
वो भी ऐसे समय जब मजदूर हेल्थ कैंप में है और स्थिति बहुत खराब है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर 10 मई को सुनवाई होने दी जाए। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिका इसीलिए खारिज कर दी थी कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है। हाईकोर्ट में 10 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है कि क्या स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में इसके निर्माण पर रोक लगाई जाए या फिर इसका निर्माण चलने दिया जाए। अब देखना है कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला करता है। सेंट्रल विस्टा का एक हिस्सा दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार होना है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार इसमें संसद की बैठक करना चाहती है। पीएम के प्रोजेक्ट का मामला तो कोर्ट तक पहुंच गया है। 10 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है और कोर्ट इस पर फैसला सुना देगा। लेकिन किसानों की मांग पर फैसला कब होगा? 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। तो क्या है किसानों की आगे की रणनीति? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ देश में फैलती महामारी को रोकने के लिए सरकार कोई रणनीति नहीं बना पा रही है, वहीं किसान नई रणनीति बनाकर आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे। किसानों ने व्यापारियों और आमजन का आह्वान किया है कि वो 8 मई को पहले की तरह बाजार खोलने के साथ ही काम करें। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और उसकी इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देंगे। इसके साथ ही 10 और 12 मई को एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर किसानों की भीड़ जुटेगी। भाजपा किसानों के धरने को महामारी फैलाने का बड़ा कारण बता रही है, लेकिन यहाँ किसान जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के साथ ही जन विरोधी फैसले लेने के लिए लॉकडाउन लगा रही है। इससे किसानों, मजदूरों, दुकानदारों और आम नागरिकों का जीवन बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। पंजाब की 32 किसान यूनियनों का ये फैसला है कि 8 मई को पंजाब में किसान, मजदूर, दुकानदार काफी संख्या में सड़कों पर आकर लॉकडाउन का विरोध करेंगे। इसके अलावा देशव्यापी आंदोलन के लिए जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और उसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में फैली गरीबी की ताज़ा रिपोर्ट की। वैसे तो देश पहले ही मजबूत स्थिति में नहीं था, लेकिन देश में फैली महामारी ने भारत की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। पिछले साल जब देश में महामारी ने दस्तक दी थी, तब से अब तक देश में संक्रमित मरीजों के आंकड़े और मौत के आंकड़े तो बढ़े ही हैं, साथ ही गरीबी का आंकड़ा भी बढ़ गया है। देश में गरीबी का ताज़ा आंकड़ा पेश किया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में। तो क्या है ये आंकड़ा? आइए देखते हैं इस खबर में। महामारी के दौर में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। न तो सरकार महामारी पर नियंत्रण पा रही है और न ही इलाज की सही सुविधा उपलब्ध करवा पा रही। पिछले साल मोदी सरकार द्वारा लगाई गई पूर्णबंदी के चलते अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। अब देश में हालात ये हैं कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही गरीबी और बेरोजगारी से भी कई जानें जा रही हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से जिस तरह लॉकडाउन लगाया गया और लोगों की आजीविका पर असर पड़ा, उससे पिछले एक साल में करीब 23 करोड़ लोग गरीब हुए। ग्रामीण गरीबी दर में 15% की वृद्धि हुई और शहरी गरीबी दर में लगभग 20 अंकों की वृद्धि हुई। दरअसल भारत में कामकाजी स्थिति का विवरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि लोगों की आय हर जगह कम हुई है, फिर भी महामारी का असर गरीब घरों पर बहुत अधिक पड़ा। पिछले साल अप्रैल और मई में 20% गरीब परिवारों ने अपनी पूरी आय खो दी। इसके विपरीत अमीर घरों को अपनी पूर्व महामारी आय के 1/4 से भी कम का नुकसान हुआ। पूरे 8 महीने की अवधि यानी मार्च से अक्टूबर के दौरान 10% के निचले हिस्से में एक औसत घराने को 15,700 रुपए का नुकसान हुआ या सिर्फ 2 महीने की आय में गुजारा करने को मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल लॉकडाउन में अप्रैल मई 2020 के दौरान लगभग 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। लगभग 1.5 करोड़ श्रमिक 2020 के अंत तक काम से बाहर रहे। वहीं आय में भी गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर 2020 में प्रति व्यक्ति औसत मासिक घरेलू आय 4,979 रुपए थी, जो जनवरी 2020 पे अपने निचले स्तर 5,989 रुपए पे पहुंच गई। लॉकडाउन के दौरान और बाद के महीनों में 61% कामकाजी पुरुष कार्यरत रहे और 7% ने रोजगार खो दिया और काम पर नहीं लौटे। महिलाओं के लिए केवल 19% ही कार्यरत रहीं और 47% को लॉकडाउन के दौरान स्थायी नौकरी का नुकसान उठाना पड़ा और 2020 के अंत तक भी उनको रोजगार नहीं मिला। रिपोर्ट पे बताया गया है कि महामारी की वजह से युवा श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 24 वर्ष तक की आयु वर्ग के 33% लोगों को दिसंबर 2020 तक रोजगार नहीं मिला, जबकि 25 से 44 साल के बीच 6% लोग रोजगार गंवा चुके थे। महामारी से प्रभावित कई परिवारों के लिए भोजन हासिल करना भी मुश्किल हो गया, जिस वजह से उनको उधार लेना पड़ा या अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।